Assalamu alaikum, and dear students, this is the lecture number 10 and chapter number 3. Chapter number 3 के अंदर हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स और ethical issues when the companies and the world becomes a globalized virtually and the physically. अराउंड 1980 के करीब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो दुनिया में पॉपुलर हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। The process by which the economic and social systems of nations are connected together so that goods, services, capital and knowledge move freely between nations. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स यानी कि कल्चर और मुआशियात जो है आपस में जुड़ जाते हैं या जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं और इसकी वजह से अशिया, सर्विसेज, सरमाया और इल्म फ्रीली मूव हो रहा है या अनलिमिटेड हद तक मूव हो रहा है बिटवीन द नेशंस। जिन जिन नेशंस के दरमियान में ये एग्रीमेंट हो चुके हैं नॉलेज के, कैपिटल, सर्विसेज और गुड्स की, उनमें बहुत ज़्यादा, और जिनमें नहीं है उनमें लिमिटेड हद तक ये एक्सचेंज हो रहे हैं और मूव हो रहे हैं। और दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से हर चीज़ शेयर कर रही है। हम पाकिस्तान में बैठे अमेरिका का इल्म जो है वो शेयर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में बैठे किसी और मुल्क की सर्विसेज ले भी रहे हैं और किसी दूसरे मुल्क को सर्विसेज दे भी रहे हैं। ये कॉल सिस्टम, ये ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन जॉब जो है, ये सारी की सारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही। अब ग्लोबलाइजेशन के आने से जहाँ पे हमें नज़र आता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका के लिए काम कर सकते हैं, घर बैठे डॉलर कमा सकते हैं, आप घर बैठे अमेरिका की चीज़ जो है ख़रीद सकते हैं, आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अमेरिका के अंदर, बिकॉज यू आर फ्री, यू हैव द ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड नाउ। वहीं पे बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी रेज हो गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम की वजह से। इसके अंदर हम दो केसेस देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में पहले, ताकि हमें इसकी बेसिक चीज़ को समझने के लिए और ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आसानी रहे और एथिकल इश्यूज जो है वो भी हम आसानी से समझ सकें। पहला जो केस स्टडी है वो एक कंपनी बहुत पॉपुलर अमेरिका की इन 20th सेंचुरी, स्विंग लाइन। स्विंग लाइन एक स्टेपलर्स, ये जो हम रूटीन में पिन लगाते हैं अपनी बुक्स के अंदर, कॉपीज के अंदर, पेजेस के ऊपर, ये एक फैक्ट्री थी। इसके मालिक का नाम था जैक लिंस्की। ये यूक्रेन से हिजरत करके अमेरिका में आया और इसने ये एक मॉडर्न स्टेपलर जो आजकल चलता है ये ईजाद किया, जिसको उसने स्विंग लाइन के नाम से एक फैक्ट्री का नाम दिया, स्विंग लाइन स्टेपलर्स। In 1925, he built a stapler factory in New York. 1925 में उसने न्यूयॉर्क के अंदर एक फैक्ट्री बनाई और बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे, जो दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, जो जॉब की तलाश में थे, उनको उसने हायर किया। अब ज़ाहिर है जो इमिग्रेंट्स थे वो ज़्यादा हार्ड वर्कर थे, ज़्यादा मेहनती थे, सर्वाइवल की जंग कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और ज़ाहिर है लिंस्कीज वर्कर्स लाइक्ड हिम एंड विद देयर हार्ड वर्क कंपनी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और जब ये फैक्ट्री बेची गई स्विंग लाइन, तो इसकी मालियत तकरीबन 210 मिलियन डॉलर्स थी। बट ग्लोबलाइजेशन एंड WTO एग्रीमेंट्स इन 1995 began allowing foreign companies to freely import and sell their copycat staplers in the US. फिर 1987 के अंदर जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुआहदा अमल में आया, जिसकी वजह से तमाम मुल्कों को जो रेलिवेंट आपस में एग्रीमेंट कर रहे थे, उस एग्रीमेंट के तहत उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें फ्री ट्रेड करने का मौका मिला।
1997 के अंदर इस कंपनी को, जो स्विंग लाइन के नाम से थी, उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गई क्योंकि बाहर से स्टेपलर्स आना शुरू हो गए अमेरिका के अंदर, और इनके लिए कास्ट कंट्रोल करना और कास्ट बियर करना मुश्किल हो गया, और जो फॉरेन कंपनीज है उनसे कम्पीट करना मुश्किल होना शुरू हो गया। फिर कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद फिर इन 2000 द कंपनी फायर्ड ऑल ऑफ इट्स वर्कर्स at its New York plant, closed the factory and moved its operation to नोगलेस, मैक्सिको। फिर 2000 के अंदर जब कुछ नहीं बन पाया और कंपटीशन करना नामुमकिन हो गया, तो स्विंग लाइन ने अपने सारे ऑपरेशन जो थे न्यूयॉर्क में बंद किए, सारे वर्कर्स को निकाल दिया और फैक्ट्री को वहाँ से उठा के ले गए नोगलेस, मैक्सिको। साथ ही एक मुल्क है अमेरिका के, मैक्सिको, उसके जो सरहद के करीब शहर था, वहाँ पे ये फैक्ट्री जाके लगा ली। मैक्सिको कंपैरेटिवली एक गरीब मुल्क है और वहाँ पे फार्मर्स रहते हैं, ये मक्की का फसल और दूसरी इस तरह की फसल बेच के वो गुजारा करते हैं। Then there's a new North American Free Trade Agreement allow the company to make swing line staplers using Mexicans' cheap labor and then import them into the US without paying import tax. अब एग्रीमेंट के मुताबिक, नेफ्टा के एग्रीमेंट के मुताबिक, यूएस कंपनीज ने वहाँ पे जाके मैक्सिको में अपने प्लांट्स लगाए और वहाँ से सस्ती लेबर हायर की मैक्सिको से और माल तैयार करके अपने मुल्क में यानी कि यूएस में लेके आने लगे और उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं था। चीप लेबर बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे मैक्सिको के अंदर और कोई किसी किस्म का टैक्स भी नहीं था। और यूएस फार्मर्स ने बदले में मैक्सिको के अंदर जो है वो मक्की की फसल, जो कॉर्न की थी, वो बेचना शुरू कर दी। और जब वहाँ मक्की बेचना शुरू की तो US government gives its corn farmers 5 to 10 billions a year in subsidies. तो अमेरिका ने अपने किसानों को सब्सिडीज दी, तो वहाँ पे और सस्ती होने की वजह से कॉर्न जो है वो मैक्सिको के अंदर और ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई और अमेरिका ने दोनों एंड से पैसे कमाना शुरू कर दिए। एक तो अमेरिका ने अपनी मक्की की फसल जो है वो मैक्सिको में बेचनी शुरू कर दी सस्ती, जिसकी वजह से मैक्सिको के अपने किसान जो है उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया, और दूसरी साइड पे वहाँ पे सरहद के अंदर मैक्सिको के अंदर जो है उन्होंने अपनी लगाई फैक्ट्रियाँ और सस्ती लेबर हायर की मैक्सिको से और सस्ती चीज़ें बना के जो है वो अपने मुल्क में इस्तेमाल करना शुरू हो गए। अब इस तरीके से स्विंग लाइन एक दफ़ा फिर जो है उसने अरूज पकड़ना शुरू कर दिया और वहाँ से लोग जो हैं उन्होंने अपना रोज़गार हासिल किया, सस्ती लेबर थी, काम चलना शुरू हो गया। उसके बाद 2004 के बाद 1.5 मिलियन मैक्सिकन कॉर्न फार्मर्स लॉस्ट देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड माइग्रेट टू नेगलोस एंड अदर बॉर्डर सिटीज टू वर्क फॉर यूएस। जाहिर है जब सस्ती मक्की जो है अमेरिका ने बेचनी शुरू की मैक्सिको के अंदर, तो मैक्सिको के अंदर जो अपने किसान थे, मैक्सिकन जो थे, उन्होंने अपनी जब फसल ना बिक पाई या सस्ती बिकने का खतरा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने काम बंद किए, तो वो फैक्ट्रियों में जॉब करने के लिए चले गए, वो जो सरहद के ऊपर बॉर्डर के साथ साथ अमेरिकन ने अपनी बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ, बट बाई 2003 में क्या हुआ, जॉब्स इन मैक्सिको हैड बिगन लीविंग द कंट्री एंड हेडिंग फॉर चाइना। 2003 के बाद जब चाइना ने अपना रूज पकड़ा काम की वजह से और चाइना में लेबर शॉर्टेज के इंडिकेटर आने शुरू हुए, तो बहुत सारे लोग जो हैं उस साइड पे मूव होना शुरू हो गए, लेबर वर्कर उस साइड पे मूव होना शुरू हुए। लेकिन चाइना के अंदर जो काम था, चाइनीज वर्कर वार paid even less than Mexican workers and often worked in peeling sweatshops conditions. अब चाइना के जो वर्कर थे वो ज़्यादा मेहनती थे, कम तनख्वाह लेते थे, मैक्सिको से भी कम तनख्वाह पे काम करते थे और वहाँ पे लगातार जो है प्रोडक्शन देते थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। तो फिर क्या हुआ, इन 2010 द स्विंग लाइन फैक्ट्री अगेन फायर्ड ऑल इट्स वर्कर्स, क्लोज इट्स नोगलेस ऑफिस फैक्ट्री एंड कॉन्ट्रैक्टेड टू हैव अ चाइनीज फैक्ट्री मेक इट्स स्टेपलर्स। अब 2010 में क्या होता है, 2010 में जब दोबारा उन्होंने देखा स्विंग लाइन्स ने कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा सैलरी लेते हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज़ वर्कर, तो क्यों ना हम खुद स्टेपलर्स बनाना बंद कर दें और चाइना से सस्ते स्टेपलर इंपोर्ट करें, वहाँ से बनवा के और उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगवा दें। तो उन्होंने स्विंग लाइन्स की जो फैक्ट्री थी वो मैक्सिको के अंदर भी बंद कर दी और मैक्सिको के अंदर फैक्ट्री बंद करने के बाद
उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और वो कंपैरेटिवली सस्ते थे। अब 1925 से लेके 2010 तकरीबन 85 इयर्स का ये अरसा है जिसके अंदर स्विंग लाइन जो है बनी, फिर एक दफ़ा बंद हुई अमेरिका के अंदर, फिर ये मैक्सिको के अंदर गए, मैक्सिको के अंदर फिर वहाँ पे उन्होंने लेबर ससी हायर की और वहाँ से भी जब पैसा कमा लिया तो 2010 के अंदर चाइना से इंपोर्ट शुरू कर दी क्योंकि फिर वहाँ से सस्ता माल पड़ना शुरू हो गया। तो ये जो तीनों स्टेप्स उठाए गए, ये पीछे जो रीज़न थी दैट वाज अ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके थे, मूव करना आसान था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान था। तो उन्होंने जब देखा कि अमेरिका के अंदर जो है हमें फ़ायदा है तो स्विंग लाइन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल वहाँ पे रखा। जब उनको लगा कि हमें ज़्यादा फ़ायदा जो है मैक्सिको के अंदर हो सकता है तो वो मैक्सिको के अंदर चले गए, वहाँ से उसने सरमाया लगाया और वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब उनको लगा कि इससे ज़्यादा फ़ायदा तो चाइना में है, चाइना में ज़्यादा सस्ती लेबर है, तो वो फिर चाइना की तरफ मूव कर गए। तो दिस इज़ द ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम इंटरकनेक्टेड थे, सब कल्चर एक दूसरे को अडॉप्ट कर रहे थे और इसके बदले में शेयर कर रहे थे, गुड्स भी, सर्विसेज भी, कैपिटल भी और नॉलेज भी, और फ्रीली मूव कर रहे थे। अब यहाँ पे स्विंग लाइन को इस अरूज पे पहुँचाने के लिए लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, अपनी जवानियाँ दे दी। तो इसके ऊपर एथिकल क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ये दुरुस्त है कि स्विंग लाइन जब चाहे अपना फ़ायदा देखे और जहाँ चाहे फैक्ट्री बंद करे और आगे जाके शुरू कर दे? क्योंकि जो लोग वर्कर फारग हो जाएंगे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ स्टेपलर बनाने सीखे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी फैमिली का क्या बनेगा? तो यहाँ पे कुछ एथिकल क्वेश्चंस भी रेज होते हैं, कुछ मॉरल क्वेश्चन भी रेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज इट राइट फॉर अ कंपनी टू अबंडन वर्कर्स हु हैव गिवन डिकेड्स ऑफ देयर लाइव्स टू मेक इट सक्सीड? क्या ये सही है कि एक कंपनी को बनाने में, उसको अरूज देने में लोगों ने अपनी जिंदगियां दहाइयां दे दी और जब वो कंपनी सुकून से उनको आराम से जब देखा कि हमें फायदा कहीं और है तो उनको निकाल दिया? What obligations, if any, does a company have to the workers left behind when it moves other countries in this way? तो क्या एक दूसरे मुल्क में जब कंपनी मूव करती है तो उसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है? उन्हें वर्कर के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? शुड गवर्नमेंट अलाउ कंपनीज टू मूव देयर ऑपरेशंस टू अदर कंट्रीज इन दिस वे? क्या इस तरीके से जब चाहे कंपनी बगैर वर्कर्स को पूछे, बगैर उनकी केयर किए, बगैर उनके सोशल बेनिफिट्स देके, जब उसको कहीं ज़्यादा फायदा नजर आए वहाँ उसको मूव कर जाना चाहिए, या गवर्नमेंट को उनको रोकना चाहिए, कुछ पाबंदियाँ लगानी चाहिए? What kind of obligations do companies have toward their foreign workers? What kind of obligations do companies have toward their foreign workers? कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए कंपनीज की toward their foreign workers. As companies search of ever cheaper labor, will this produce a race to the bottom? क्या ये एक दौड़ लग जाएगी एक कंपनी को सस्ती लेबर ढूंढने के लिए, चीप से चीप लेबर ढूंढने के लिए? कंपनी जो है तमाम एथिकल चीज़ें जो हैं और मॉरल चीज़ें साइड पे रख के इस रेस में लग जाएंगी, सस्ते सस्ता ढूंढो। दैट विल रिड्यूस वर्कर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जब सस्ती लेबर ढूंढने के चक्कर में जाएंगे और लोगों की मजबूरी होगी जॉब करनी सस्ती, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम नहीं हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन चला जाएगा, सर्वाइवल की जंग की तरफ चले जाएंगे। Is it good or bad for a country to enter free trade agreements that threaten the livelihoods of their workers? क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ये फ्रीली लो चीज़ें फ्रीली दो, इसकी वजह से थ्रेट क्रिएट नहीं होगा अप टू अ सर्टन लिमिट, कि जब तक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के डाउन रहेंगे फिर लोग काम करेंगे, पैसा आएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर एक थ्रेट रहेगा कि जब भी लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा तो लोग किसी और जगह मूव कर जाएंगे। ये सेम एग्जांपल अगर आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि चाइना में 1980s के अंदर जब चाइना में अरूज आना शुरू हुआ तो वहाँ पे बड़ी पुअर कंडीशन से लोग सर्वाइवल की जंग करते थे, कपड़े नहीं थे, खाना अच्छा नहीं था अवेलेबल, तालीम अच्छी नहीं थी। तो ऐसा ऐसा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी, लोग आए, काम शुरू हुआ, रोज़गार मिलना शुरू हुआ, सस्ती लेबर थी दुनिया में, चीप लेबर कास्ट मॉडल जो था वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। और वक्त के साथ साथ उनकी एक जनरेशन जो है वो इसी
मेहनत में उसने गुजार दी है कि सर्वाइवल की जंग में। उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आई 2000 में, तो वो पढ़ी लिखी थी, टेक्निकल थी और थोड़ा सा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड था। तो जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर था तो उसके मुताबिक उन्होंने अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक सैलरीज डिमांड करना शुरू की। तो लेबर कास्ट जो थी चाइना के अंदर वो भी बढ़नी शुरू हो गई। और जब चाइना के अंदर लेबर कास्ट बढ़नी शुरू हुई तो उन्होंने भी वही काम किया जो स्विंग लाइंस ने किया है। अब चाइना क्या कर रहा है, वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पे सस्ती लेबर है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है जहाँ पे सस्ती लेबर है एज कम्पेयर टू चाइना, या वो दूसरे तमाम ममालिक जहाँ जहाँ पे भी लेबर सस्ती मिल सकती है वो फैक्ट्रियाँ वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। एक तो उनको सस्ती लेबर मिलेगी, दूसरा जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट है और जितनी वेस्ट का इम्पैक्ट है वो सारा उन मुल्क की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चाइना अपने आप को नॉलेज इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है ताकि नॉलेज उनके पास रहे, एक्सपर्टीज उनके पास रहें, लेकिन लेबर जो है और जो वेस्ट है वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाए। तो यही बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। हमारे लिए देखने की क्या चीज़ है कि क्या ये ग्लोबलाइजेशन जिस एंगल में चल रही है और अमीर मुल्क जो हैं वो लोअर डेवलप कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं अपनी कैपिटल को, अपनी सरमाए को, और वहाँ से जो है वो सस्ती लेबर इस्तेमाल करके वहाँ से प्रोडक्ट्स बना के पूरी दुनिया में बेचते हैं, और सारी की सारी पोल्यूशन जो है और वेस्ट है वो भी उन ममालिक में शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या ये मॉरली और एथिकली ठीक है? ये चैप्टर इस एंड में है। अब एक और दूसरा केस जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे, दिस इज अबाउट द एबट बॉटरीज, उसको हम देखेंगे। पहले ये जो है स्विंग लाइन का केस जो है वो समझ लिया, अगले लेक्चर में हम जो है वो एबट का केस जो है वो देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एंड पे, वीडियो के एंड पे जो है वो कमेंट में लिख दीजिए या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू।